हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, एम एस सी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों, आज हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 1। अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 1। तो दोस्तों, अलजेब्रा के जो अलजेब्रा सब्जेक्ट है उसके अंदर हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, कंटिन्यू लेक्चर करेंगे। हम पहले तो करेंगे हम सेट थ्योरी। उसके बाद में हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। हम इनको सभी को बेसिक से करेंगे। उसके बाद में दोस्तों करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके बाद करेंगे मैट्रिक्स। उसके बाद करेंगे डिटर्मिनेंट। उसके बाद दोस्तों करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। और उसके बाद में दोस्तों हमारा रहेगा लॉगरिथम, बाइनोमियल थ्योरम। और फिर लास्ट में रहेगा प्रोबेबिलिटी। ओके दोस्तों, इस चीज़ को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग करते हैं सेट थ्योरी से। तो एक नंबर पे जो है सेट थ्योरी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेट क्या होता है, सेट थ्योरी हम किसे कहते हैं। ओके दोस्तों, सेट थ्योरी में हमारा जो पहला लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में क्या होगा कि सेट थ्योरी क्या होता है। देखो, सेट थ्योरी इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ओके, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना या इकट्ठा करना सेट थ्योरी में होता है। जैसे कि अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, जैसे नॉर्मली किसी भी बुक के अंदर होती है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसका अंदर इसका मतलब क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देने की जरूरत होती है वेल डिफाइन। ये वेल डिफाइन यहाँ पर क्या चीज़ है, इसको आप देखो, है ना। वेल डिफाइन, किसी भी चीज़ को वेल डिफाइन कब बोलेंगे, जब उस चीज़ के अंदर क्या हो, सर्वमान्य हो, सभी उसको माने, मतलब सभी के लिए वो बात क्या हो, सत्य हो। ओके, सर्वमान्य हो, सर्वमान्य हो। कोई भी इंसान ये नहीं कहना चाहिए कि ये चीज़ रॉन्ग है, ये चीज़ गलत है। ओके, तो एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पर ये चीज़ क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। तो वेल डिफाइन होनी चाहिए, इसका मतलब कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, मतलब सर्वमान्य होनी चाहिए, या कोई भी वाद विवाद न करे उस चीज़ के ऊपर। ओके, वाद विवाद न करे, मतलब सभी लोग बोले हाँ ये चीज़ सही है एकदम, जैसा आप बोलोगे वैसा ही सारी दुनिया उस चीज़ के लिए बोलेगी, वो होती है वेल डिफाइन। तो ऐसी चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। ओके, तो उस प्रकार से जैसे कि ये मान लो, आप ये मानो एक स्कूल है। क्या है, एक स्कूल है, और स्कूल के अंदर बच्चे मान लेते हैं, जैसे स्कूल के अंदर 10 बच्चे हैं। ओके, स्कूल के अंदर 10 बच्चे किसी भी क्लास के अंदर। तो पहले बच्चे का नाम क्या है, जैसे मान लो राम, श्याम, उसके बाद में विकास, उसके बाद में रवि, उसके बाद में सीता, गीता, संदीप। ओके, फिर रीटा, उसके बाद में माया, और उसके बाद में सुनील। ओके, तो दोस्तों ये हमारे पास है स्कूल के अंदर, एक स्कूल में इतने स्टूडेंट थे। आपको कोई बोले कि उसमें से आपको बॉयज़ का कलेक्शन करना है, आपको क्या निकालना है, बॉयज़ निकालना है। तो देखो ये वेल डिफाइन कैसे हुआ, यहाँ क्या है, राम है,
राम बॉय है तो राम हो गया, श्याम बॉय है श्याम, फिर आएगा विकास, फिर आएगा रवि, ओके, सीता गीता और संदीप, फिर सुनील। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर सुनील। अब आपको कोई बोले कि इसमें से लड़के कितने हैं, तो आप बता सकते हो 1 2 3 4 5 6, कि 6 बॉयज़ है। ये आप पूरे विश्व में ब्रह्मांड में किसी को भी पूछ लो कि स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं, तो वो बता देंगे आपको कौन कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, उनका क्या क्या नाम है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, हमारे लिए वेल डिफाइंड है। ओके, उसी प्रकार से अगर आप गर्ल्स के लिए पूछोगे, उसी प्रकार से अगर आप गर्ल्स का कलेक्शन देखोगे तो गर्ल्स में क्या है, सबसे पहले आता है सीता, फिर गीता, फिर रीटा, फिर माया। इस प्रकार से दोस्तों ये क्या है, गर्ल्स का कलेक्शन है। तो ये क्या है, सर्वमान्य है, सर्वमान्य है। और ये क्या है दोस्तों, ये भी वेल डिफाइन है, सर्वमान्य है, कोई इसमें वाद विवाद नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई ऐसे नहीं कर सकता कि जो राम है ये लड़की है, श्याम है ये लड़की है। ओके, तो ये एक वेल डिफाइन है जो कि हमने डिफाइन कर रखा है। इस प्रकार से हमने किसी भी कलेक्शन को डिफाइन किया है। ओके, कलेक्शन को डिफाइन करने के बाद एक आता है देखो कि इंटेलिजेंट की अगर बात करो आप, है ना, इंटेलिजेंट पर्सन की, तो इसमें से इंटेलिजेंट पर्सन या इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा है। तो दोस्तों इसके अंदर सभी का स्टूडेंट, सभी जितने भी ब्रह्मांड में लोग हैं, सबका ओपिनियन अलग अलग रहता है। कोई तो कहता है ये पढ़ने में होशियार है, कोई कहता है ये खेलने में होशियार है, कोई किसी चीज़ में इसको होशियार बताएगा, दूसरा किसी चीज़ में इसको होशियार बताएगा। तो इंटेलिजेंट पर्सन, ये हमें नहीं बोला गया कि किस चीज़ के रिलेटेड हम बोल रहे हैं। तो इसमें से ये भी इंटेलिजेंट हो सकता है। दूसरे, मान लीजिए एक स्कूल के अंदर 5 टीचर है। ओके, तो 5 टीचर में कोई तो मैथ का टीचर है, वो तो राम को होशियार बताता है, और मैथ का टीचर श्याम को बिल्कुल कमज़ोर बताता है। इसी प्रकार से दूसरा सब्जेक्ट का जो टीचर होगा वो इन दोनों को कमज़ोर बता के विकास को होशियार बताता है। उसी प्रकार से कोई तीसरा टीचर होगा, रवि को होशियार बताता है। इस प्रकार से दोस्तों इंटेलिजेंट पर्सन के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हम नहीं बोल सकते। ये हमारा वाद विवाद रहता है इस चीज़ के ऊपर। कोई टीचर कुछ बोलेगा, सर्वमान्य नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके ऊपर रीजन डिपेंड करते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट इसके ऊपर रीजन डिपेंड करते हैं कि किस रीजन के थ्रू हम बोल रहे हैं ये चीज़ें। ओके, तो इस प्रकार से हम ब्राइट स्टूडेंट नहीं बोल सकते, इंटेलिजेंट इसको पर्सन नहीं बोल सकते। ओके, इसमें वाद विवाद का सिस्टम रहता है, कोई टीचर किसी को होशियार बोलेगा, कोई टीचर किसी भी होशियार बोलेगा, मतलब सभी टीचर के लिए अलग अलग क्वालिटी टीचर देखते हैं। ओके, उस प्रकार से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा इंटेलिजेंट पर्सन है इसमें से। ओके, तो उसमें अगर इस प्रकार से हो गया, फिर होता है सेट का रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार से करते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं। ओके, सेट रिप्रेजेंटेशन। ओके दोस्तों, सेट का अगर रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर ये है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, सेट का रिप्रेजेंटेशन करना है, या फिर ABCD, इस प्रकार से हमारे पास कोई भी सेट है। तो दोस्तों सेट को किस प्रकार से लिखेंगे, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया जाता है। ये कैपिटल लेटर जो है ये सेट को डिनोटेड कर रहा है। ओके, और इसके अंदर जो ये एलिमेंट हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हम इस प्रकार से इसके एलिमेंट को लिखा जाता है। ओके, इस प्रकार से एलिमेंट के लेटर को लिखा जाता है। और दोस्तों उसके बाद आती है कर्ली ब्रैकेट की बात। किसकी बात, कर्ली ब्रैकेट की बात। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है, जिसे आप बोलते हो मंझला ब्रैकेट, तो ये बड़े जो कैपिटल लेटर होता है वो तो सेट को डिनोटेड करता है, और स्मॉल लेटर जो होता है वो उसके सेट के एलिमेंट को डिनोटेड करता है। और दोस्तों इसको किसके अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जिसे आप बोलते हो हिंदी के अंदर मंझला ब्रैकेट, इसके अंदर दोस्तों इसे लिखा जाता है। उसके बाद बात आती है कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के कितने तरीके हैं। ओके, तो सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके,
सेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन करने के कितने तरीके हैं दोस्तों। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ओके। और दूसरा क्या होता है, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर थ्योरम, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ओके। अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास रोस्टर है या टेबुलर बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, मेथड, ओके दोस्तों। अब करते हैं इसको कैसे करेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने ऐसे लिख लिया कि कोई भी सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ओके। या फिर मैंने एक नया सेट डिफाइन किया, उस नए सेट में मैंने लिखा है कि फर्स्ट हम इवन नंबर ले रहे हैं नेचुरल नंबर के लिए, ओके। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओके दोस्तों। लेस देन 10 या लेस देन 5 कुछ भी कर सकते हैं, ओके। हमें इवन नंबर बताने हैं, लेस देन 10 क्या क्या होगा। तो देखो इस प्रकार से जो ये लिखने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ए इक्वल टू क्या होगा, नेचुरल नंबर तो आपको पता है, नेचुरल नंबर ये है फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम हमें लिखने हैं, वो भी इवन इवन नंबर, ओके। तो ये क्या होगा, 2 होगा पहला, तो फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, 8 होगा, 10 हो नहीं सकता क्योंकि लेस देन 10 इसमें हमें लिखना था, ओके दोस्तों। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी के अंदर अगर हमने, और दूसरी बात ये दोस्तों कि जब भी हम किसी भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कोमा लगाते हैं उस चीज़ के बीच में, ओके। कोमा लगाते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेट के एलिमेंट्स के रूप में, सेट का जब एलिमेंट लिखते हैं तो उसके बीच में हम कोमा से उसको डिनोटेड करते हैं। या फिर ये इसके इक्वल है कि 6 को पहले लिख दिया, 4 को बाद में लिख दिया, 2 को लिख दिया, 8 लिख दिया, तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसके बाद में इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए एक ही एलिमेंट है आपके पास और उसे आप बार बार लिख रहे हो, बार बार उसे आप पढ़ रहे हो या लिखा जा रहा है, ओके। जैसे कि यहाँ पर मान लो 2 है, 2 है, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया। इस प्रकार से दोस्तों ये यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का रिपीटेशन हो रहा है, 6 का रिपीटेशन हुआ है। तो आपको ऐसे जो जितनी भी बार आओ, लेकिन आपको सिंगल बार उसको लिखना होता है। कितनी बार लिखना होता है, सिंगल बार। तो आप क्या लिखोगे, 2 4 6 8, ओके। इस प्रकार से एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो आप उसको क्या लिखोगे, सिंगल टाइम उसको लिखना होता है, ओके। उसके बाद में दोस्तों आता है सेट बिल्डर मेथड। क्या होता है, 2 नंबर जो मेथड है, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए एक कोई फंक्शन है, एक कोई सेट है हमारे पास, और सेट में क्या दे रखा है, x इक्वल टू 2n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n इज लेस देन 7, ओके, n इज लेस देन 7। तो यहाँ से क्या होगा, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n इज लेस देन 7, 7 से कम हमारे नेचुरल नंबर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा, 7 से कम क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो हमें कहाँ तक लेना है इसका नंबर, 6 तक लेना है। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से n की वैल्यू अगर हम डालते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू क्या क्या आएगी, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा, 5 रखेंगे तो 10 आएगा, 6 रखेंगे तो 12 आएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास सेट बिल्डर थ्योरम में इस प्रकार से इसको लिखते हैं। सेट बिल्डर मेथड में हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, 2 4 6 8 10 12, ओके। सेट बिल्डर मेथड में हमने इसको
लिख दिया। उसी प्रकार से अगर मान लो हमारे पास एक और है, ए इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू एन की स्क्वायर, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन इज लेस देन 5। ओके दोस्तों, एन इज लेस देन 5। तो इसका आप कैसे लिखोगे सेट बिल्डर मेथड के अंदर, एन इज लेस देन 5, तो एन इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या बन गया, सेट बन गया। ओके, इस प्रकार से हमारे पास क्या बन गया, सेट बन गया। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर n इज लेस देन 5 है, n इज लेस देन 5 है, तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मतलब 5 से जितने भी कम है वो तक हमें लिखना है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, n की जगह 1 रखूँगा तो 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर 16। ओके, तो इस प्रकार से हमने सेट बिल्डर मेथड में इसको लिखा है। उसी प्रकार से अगर आपको सेट बिल्डर थ्योरम में आपको लिखने के लिए बोलें कि आप इसको आप सेट बिल्डर में थ्योरम लिखें, सेट बिल्डर मेथड में आप इसको लिखें, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, वोवल्स जो हैं उसको आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर थ्योरम में लिखना है, सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। सॉरी, मैं इसको थ्योरम बोल पा रहा हूँ बार बार, काफ़ी बार बोल चुका हूँ मैं इसको, लेकिन आपको सेट बिल्डर मेथड में इसको लिखना है। तो आप इसको सेट बिल्डर मेथड में नहीं लिख सकते। ओके, सेट बिल्डर मेथड में आप इसको नहीं लिख सकते। ओके, तो इस प्रकार से आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं सेट ऑफ टाइप, जो सेट के टाइप क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट के टाइप क्या क्या हैं। पहले नंबर पे होता है नल सेट, नल या फिर आपको एम्प्टी बोलते हैं, आपको एम्प्टी, या फिर वॉइड सेट, रिक्त समुच्चय। ओके, वॉइड सेट, तो इनको आप बोलते हो नल हो गया या एम्प्टी हो गया या फिर वॉइड सेट हो गया। इसको आप बोलते क्या हो, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, एक आपने नाम सुना होगा नॉन वॉइड, नॉन वॉइड, अरिक्त समुच्चय वो होता है, ये होता है वॉइड सेट जो क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। दोस्तों, इसको लिखने का तरीका क्या है, ये आपने जो कर्ली ब्रैकेट लिखा है उसके अंदर कुछ नहीं लिखना आपको, ये क्या होता है, नल सेट होता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप फाइल लिख दो इसको, फाइल लिखने के बाद भी ये किसके डिनोटेड होगा, नल सेट से ये डिनोटेड होगा। ओके, तो ये मैंने बता दिया आपको नल सेट क्या चीज़ होती है या फिर एम्प्टी सेट क्या होता है। या तो इसको कर्ली ब्रैकेट, या तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट से लिख दो या फिर आप फाइल लिख के छोड़ दो। इसका मतलब इसके अंदर कोई सेट नहीं है, कोई इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ये रिक्त समुच्चय है। उसके बाद में दोस्तों आता है सिंगलटन सेट, एक नंबर पे हो गया नल, नल या एम्प्टी या फिर वॉइड सेट। उसके बाद में आता है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। ओके, तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो। कैसा एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हमारे पास ये होता 2, ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये मान लो 3 मान लो, कुछ भी मान लो, सिंगल जो एलिमेंट होता है वो क्या है, ओके, ये क्या है, सिंगलटन है। या फिर मैं आपको ऐसे बोल दूं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे क्या है, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2, ओके, एक्स की वैल्यू 2 से तो बड़ी है, 3 से छोटी है। ओके, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है, सॉरी 4 से छोटी है, 2 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है। तो दोस्तों, यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास, 2 से बड़ी 3 है और 4 से छोटी भी क्या है, 3 है। तो ये क्या होगा दोस्तों, एक सिंगलटन सेट को डिनोटेड कर रहा है। ये सभी के सभी क्या है, सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल हैं। ओके, उसके बाद में बात आती है कि इक्वल सेट क्या होते हैं। इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या है दोस्तों, अगर मान लो मेरे पास एक सेट मैंने ये लिख लिया,
एक सेट मैंने क्या लिख लिया, ए ई आई ओ यू, ओके, ये मैंने लिख लिया। और अगर मेरे पास बी दूसरा सेट जो है वो है ए ई आई आई ओ यू, मान लीजिए इस प्रकार से मेरा कोई लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया था पीछे कि अगर बार बार कोई भी चीज़ की रिपीटेशन हो रही है उसको कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। बार बार लिखने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। उस प्रकार से यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है ए का या फिर आई का हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर मैं इसको लिखूँगा दोबारा तो ए ई आई ओ यू, तो दोनों क्या है सेट हैं, ये इक्वल सेट है, ए इक्वल टू बी है, ओके, ए इक्वल टू बी है। इस प्रकार से दोस्तों अगर मैंने लिखा ए इक्वल टू 2 4 6 8 और 10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई भी एक हमारे पास सेट है। एक मैंने बी सेट डिफाइन किया, और बी सेट कैसे डिफाइन किया, x इक्वल टू 1 वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 6, n इज लेस देन 6। तो दोस्तों n इज लेस देन 6 का मतलब क्या, 6 नहीं होगा, 6 से छोटी वैल्यू होगी सारी, 1 2 3 4 5, ओके दोस्तों ये लिखना है मुझे। अब देखो यहाँ पर n की जगह रखूँगा पहले 1 तो क्या आएगा 2 आएगा, n की जगह 2 रखूँगा तो 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा 6 होगा, फिर क्या होगा 8 होगा, और इसकी जगह लास्ट में रखते हैं 5, 5 इंटू 2 10, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक बी सेट आ गया हमारे पास। ए सेट तो हमें 2 4 6 8 10 दे रखे थे, और एक हमें इस प्रकार से हमने डिफाइन किया था x इक्वल टू 1 वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 6। तो हमारे पास b जो आया इस प्रकार से आ गया, b और a क्या है, दोनों दोस्तों इक्वल है। ये क्या है, इक्वल सेट हो गए, ये क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अगर दोस्तों इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कार्डिनल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एस में एलिमेंट कितने हैं, कार्डिनलिटी क्या है, ओके। मान लो हमारे पास इक्वल सेट किसको बोलेंगे, सॉरी इक्वल तो मैंने कर लिया, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ए इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो दोस्तों इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, या कार्डिनलिटी क्या है इसकी, कार्डिनलिटी भी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना है, 7 है। तो आप बोलोगे कार्डिनलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 7, ओके। अब मान लो आपके पास एक सेट इस प्रकार से दे रखा है, सेट क्या दे रखा है, ए इक्वल टू 2 4 6 8 और 10। बी सेट आपको दे रखा है ए ई आई ओ यू, इस प्रकार से आपके पास क्या है, एक बी सेट है। और दोस्तों हमने सी एक सेट और डिफाइन कर दिया, सी एक और सेट हमने डिफाइन कर दिया, वो क्या है 2 4 10 8 और 6। इस प्रकार से हमने एक सी जो सेट है वो डिफाइन कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी में क्या है, इक्वल इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए में कितने हैं 1 2 3 4 5, बी में कितने 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों क्या कहलाएंगे, ए और बी क्या कहलाएंगे, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट होंगे। उसी प्रकार से ए और सी भी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखो सेट थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है सेट थ्योरी पढ़ने का। दोस्तों सेट थ्योरी पढ़ने का मतलब यही है अपना कि हमें क्या करना होता है, वेन डायग्राम को देखना होता है। अगर आपको वेन डायग्राम देखना आ गया तो समझो आपको पूरी ये जो सेट थ्योरी है वो आपको समझ में आई होगी, ओके। वेन डायग्राम ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ओके।
और वेन डायग्राम का आपको बेसिक पता होने के लिए सबसे पहले तो जो हम चीज़ें कर रहे हैं छोटी छोटी, क्या इक्वल सेट है, क्या इक्वलेंट सेट है, ओके। इस प्रकार से हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। नल सेट क्या है, एम्प्टी क्या है, सिंगलटन है। इस प्रकार से बात आती है सबसेट की, कि सबसेट क्या चीज़ होते हैं, ओके। वेन डायग्राम 2-3 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में बात आती है सबसेट क्या चीज़ होता है, सबसेट क्या होता है, ओके। मान लो आपके पास है एक तो सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। मान लो आपके पास ए और बी क्या है, सेट है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी में हैं, क्या बोलोगे आप इसको, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो। दोस्तों ए और बी क्या है, हमारे पास एक सेट है, ओके। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में अगर आ जाए तो आप ए को क्या बोलोगे कि ए क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, बी का होगा, ओके। और दोस्तों बी को जो बोला जाएगा वो आप बोलोगे सुपर सेट। बी क्या होगा, सुपर सेट होगा। बी में एलिमेंट ज़्यादा होंगे, बी बड़ा सेट होगा, ओके। तो आप ए को बोलोगे सबसेट और बी को आप बोलोगे सुपर सेट, ओके। तो सेट ए में क्या दे रखा है हमें, सेट ए में क्या दे रखा है, अब देखो, जैसे मान लो ए हमने एक सेट लिखा है, उसके अंदर क्या है 1 2 3 4, ये हमने क्या लिख दिए, एलिमेंट लिख दिए। और दोस्तों हमने एक एलिमेंट और डिफाइन किया है, वो क्या है, बी है। बी के अंदर कितने एलिमेंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से हमने ए और बी दो सेट डिफाइन कर दिए। तो आप आसानी से देख पा रहे हो कि सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं, सेट ए में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे दोस्तों, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होते हैं तो हम इसे बोलते हैं सबसेट, ओके। तो इसे क्या आप क्या बोलोगे, ए सबसेट है बी का, ओके। ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी में हो तो आप उसे क्या बोलोगे, सबसेट, ओके। और इसी प्रकार से बी को हम क्या बोलेंगे, बी क्या है हमारे लिए, ए तो हो गया सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी। और दोस्तों बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट है, मतलब बड़ा सेट है, ओके। इसको बोलेंगे सुपर सेट। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, ए इज सबसेट ऑफ ए बी, ए इज सबसेट ऑफ ए बी। और दोस्तों इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी सुपर सेट है ए का, बी क्या है, सुपर सेट है ए का, ओके। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसके बाद में बात आती है, देखो दो चीज़ होती है, एक तो होता है सबसेट, क्या होता है, ओके। एक तो क्या होता है सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है दूसरा, प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट हमने कर लिया, उसके बाद में करते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या होता है प्रॉपर सबसेट, क्या कर रहे हैं हम, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के कैसे डिफाइन करेंगे, प्रॉपर सबसेट समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, ओके। बी हमारे पास एक नया सेट है 1 2 3 4 5 6 7। सी हमारे पास फिर एक और सेट है, वो है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। इस प्रकार से क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ए क्या है, सबसेट है बी का। उसी प्रकार से बी क्या है, वो भी सबसेट है, या फिर बी सबसेट सी का कर लो या सी सबसेट बी का कर लो, ओके। अभी क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास एक सेट था ए, 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट है। उसी प्रकार से बी एक सेट है, 1 से 7 तक का एलिमेंट है। सी भी हमारे पास एक एलिमेंट है, सेट है जिसमें 1 से 7 तक का एलिमेंट है। यहाँ से हमें दिख रहा है ए क्या है, सबसेट है बी का, बी क्या है, सुपर सेट है। या फिर दोस्तों आप लिख सकते हो सी क्या है, सबसेट है बी का, या फिर बी क्या है, सबसेट है सी का, ओके। इस प्रकार से आप लिख सकते हो।
अब बात आती है कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में अंतर क्या होता है। ओके, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में अंतर क्या होता है। इसमें दोस्तों ये होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो अगर कम है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, कम है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि सी इज प्रॉपर सबसेट है बी का, सी क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का, तो दोस्तों ये क्या बात है, रोंग है। क्योंकि ये क्या है, सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट थोड़ी, क्योंकि ये तो इक्वल है। ओके, तो सी क्या है, इक्वल है बी के। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी इतने ही है, इतने ही इसमें भी क्या है, उतने ही हैं। ए क्या है दोस्तों, प्रॉपर सबसेट है। ए कैसे है प्रॉपर सबसेट है, ए क्यों हुआ प्रॉपर सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट इसलिए हुआ क्योंकि ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बी से कम है। और प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। उस प्रकार से अगर आपको प्रॉपर सबसेट देखना है कि प्रॉपर है या नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए अगर लेस देन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी से, तो आप इसको क्या बोलोगे, प्रॉपर सबसेट है। क्या बोलोगे इसको आप, प्रॉपर सबसेट है। अगर ये नहीं है प्रॉपर सबसेट, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, उसी प्रकार से सी क्या नहीं है, बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ओके, ए सबसेट है बी का, यस ए सबसेट है बी का। ओके, इस प्रकार से हमने समझा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट के लिए क्या जरूरी है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। ओके, और अब बात करेंगे हम आगे चल के कंपेरेबिलिटी ऑफ ए सेट क्या होता है। कंपेरेबिलिटी ऑफ ए सेट क्या होता है, हमें कंपेयर करना होता है किसी भी चीज़ के अंदर, वो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कर रखा होगा +1 +2 में। कंपेरेबिलिटी ऑफ ए सेट्स। ओके, कंपेरेबिलिटी कैसे देखेंगे। अब देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ में आपको कंपेयर करना है। कंपेयर कब होगा, जब कोई चीज़ किसी से बड़ी होगी, जब कोई चीज़ किसी से छोटी होगी, या कोई चीज़ किसी के ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या किसी चीज़ का क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। ओके, इस प्रकार से इसका क्या होता है, कंपैरिजन होता है। इसको हम क्या होता है, कंपैरिजनिटी ऑफ ए सेट्स के अंदर अगर देखना है, तो ये क्या होगा, इस प्रकार से होगा, सबसेट इक्वल टू, या फिर इस प्रकार से होगा, या फिर ऐसे होगा। ओके, इस प्रकार से हम ऐसे ही इसको समझ लेते हैं एक बार के लिए। इस प्रकार से होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन ए और बी सबसेट हैं या प्रॉपर सबसेट हैं, इस प्रकार से हमें देखना होता है। उस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए ए हमारे पास कोई भी सेट है 1 2 3 और 4, बी हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5। ओके, बी हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5। और दोस्तों सी हमारे पास एक सेट है ए और बी। तो दोस्तों अब क्या हुआ, ए क्या है, सबसेट है, ए क्या है, सबसेट है बी का। ओके, ए क्या है, सबसेट है बी का। और क्या दोस्तों, सबसेट तो है ही, प्रॉपर सबसेट भी हम बोलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या है, कम है। ओके, इस प्रकार से। लेकिन सी जो है वो सबसेट नहीं है ए का, और सी क्या नहीं है, सबसेट नहीं है बी का। ओके, अब इसके बाद में बात आती है कि अगर आपको दो सेट के बीच में
कंपेयर हमने अभी कर लिया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। अब बात आती है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे किसी भी सेट के। टोटल नंबर ऑफ सेट कितने होंगे। कोई भी अगर आपके पास सबसेट है, कोई भी अगर आपके पास सबसेट है, उसके दो सबसेट तो अवश्य ही होते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्या है सबसेट है, तो दोस्तों इसके कितने होते हैं, 1 और 2। दो तो हमेशा ही सबसेट होंगे। कौन से होंगे दो सबसेट, एक तो होगा फाइव, जिसको हमने क्या लिखा था, नल सेट लिखा था। ओके, जिसको हमने क्या लिखा था, नल सेट। कोई भी अगर सबसेट होता है तो उसके दो तो कम से कम क्या होते हैं, सबसेट जरूरी है। एक तो क्या होता है फाइव, फाइव इज सबसेट ऑफ ए, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, ए इज सबसेट ऑफ ए। तो दूसरा क्या होता है, एक तो हो गया फाइव और एक हो गया वो खुद जो सेट जो दे रखा है वो खुद ही किसका क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, इस प्रकार से दो क्या होते हैं उसके सबसेट होते हैं। और किसी भी चीज़ का टोटल नंबर ऑफ सबसेट जानना हो तो कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट जानने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको चेक करना पड़े, मान लो अगर आपके पास a इक्वल टू क्या है 1 2 3 है, और आपको पूछे कोई कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ क्या है सबसेट कितने हैं। तो दोस्तों क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जानने के लिए सबसे पहले तो क्या होता है, फाइव होता है, मैंने आपको बताया फाइव तो होता ही है। एक क्या होता है, ए भी होता है, मतलब जो सेट दे रखा है वो खुद ही होता है, मतलब तीन एलिमेंट हैं इसमें, तो ये तीन एलिमेंट का एक सेट होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं कि जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब फाइव, पहले तो हमने फाइव लिखा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद में दोस्तों क्या लिखते हैं, एक एक एलिमेंट वाले, जिसमें एक एक एलिमेंट होता है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ क्या है, एक एलिमेंट वाला कौन सा है, 1 होगा, ये भी सिंगल एलिमेंट। 2 होगा, ये भी क्या होगा 3 होगा। इस प्रकार से पहला तो हमने क्या लिखा, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। दूसरा हमने लिखा एक एक एलिमेंट को लेकर हमने बनाया। और दोस्तों तीसरा जो हमने बनाया वो दो दो एलिमेंट को लेकर बनाते हैं। जैसे हमने अभी क्या लिखा है 1 2 लिखा है, उसके बाद में क्या लिख लेंगे 2 3 लिख लेंगे, फिर हम क्या लिख लेंगे 1 3 लिख लेंगे। ओके, 1 3 लिख लेंगे। इस प्रकार से हमने ये बना दिया। उसके बाद में लिखेंगे 1 2 1 2 2 3 3 1, इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। और उसके बाद में हम अगर तीन तीन एलिमेंट को लेकर बनाते हैं तो ये क्या होगा 1 2 3। इस प्रकार से हमने तीन तीन एलिमेंट को यूज करके भी हमने बना लिया। तो आप देखते हैं कि ए के सबसेट कितने बनेंगे, ए के टोटल सबसेट कितने बनेंगे। ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। सबसेट कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए के कितने हैं 3 हैं, तो आपको दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसके 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू m होता है, तो नंबर ऑफ सबसेट अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा 2 की पावर m होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये कैसे बनता है, ये बनता है NC0, एक भी एलिमेंट नहीं है वो लेकर, फिर एक एलिमेंट लेकर, फिर दो दो एलिमेंट लेकर, उस प्रकार से लास्ट में n एलिमेंट लेकर उसको बनाया जा सकता है। ओके, उसके बाद में दोस्तों बात होती है पावर सेट के बारे में। उसके बाद में बात होती है पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या चीज़ है, कोई भी आपको क्या है गिवन कोई भी सेट है, तो कोई भी अगर आपके पास गिवन सेट है उसका अगर आपने क्या बना लिया सेट बना लिया, सेट के रूप में अगर लिख दिया तो क्या हो जाएगा वो पावर सेट
बन जाएगा। जैसे दोस्तों अभी हमने एक एग्जांपल किया था, ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है। हमने क्या करना है, इसके सारे सबसेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, इसके सारे सबसेट बनाने हैं। कोई भी गिवन सेट है उसके आप सारे सबसेट निकालो। पावर सेट का मतलब ही क्या है, कोई भी आपके पास क्या है, गिवन सेट है। ओके, कोई भी आपके पास क्या है, गिवन सेट है, तो उसका आपको क्या करना है, सबसेट निकालना है, और सबसेट निकाल कर उसका क्या करना है, कलेक्शन कर देना है। ओके, तो ए कोई भी हमारे पास सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो उसके दोस्तों क्या क्या बनेंगे, हमने अभी बनाया है 5 बनेगा, फिर क्या बनेगा, 1 बनेगा, सिंगल जो एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं वो हम बना रहे हैं। ओके, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर दोस्तों क्या होगा, 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर क्या होगा, 2 3 होगा। उसके बाद में क्या होगा, 3 एलिमेंट वाले कितने होंगे, 1 2 3 होगा। तो ये हमारा सेट था। इस सेट को हमने सबसेट निकाल लिए। इसके सारे कितने सबसेट होंगे, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर कितने हो जाएंगे, m होंगे। 2 की पावर 3 क्या होते हैं, 8। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे दोस्तों, 8 इसके टोटल सबसेट बन गए। अब हमने क्या लिखा, इसको पावर सेट में लिख दिया, सारे सेट को हमने कलेक्शन कर दिया। इसको नाम बोलेंगे हम पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। उसके बाद में दोस्तों बात आती है फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट, दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, उसमें दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, इनको गिना जा सकता है आसानी से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो गए, फाइनाइट सेट हो गए। उसके बाद में आता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या लिखोगे आप, कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर जो है वो इनफाइनाइट है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें काउंटिंग नहीं हो सकती, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ओके, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू कितने हैं, 6 हैं। यहाँ कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन मान लो, चलो कितने हैं, इनफाइनाइट है। ओके, अब देखो ओके दोस्तों, हमने इतना कवर कर लिया है, आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।